तो कैंपस प्लेसमेंट में जो सैलरीज ऑफर होती हैं वो 4 लाख पर एनम भी होती है और वो 1 करोड़ पर एनम। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सीएज हैं वो मतलब किसी भी कंट्री के फाइनेंस के एक बैकबोन की तरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 मिनट मैं सवाल भूल गया मैं क्या बोला। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। और मैं बता दूं कि सीए लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन भैया का मैं कहूँगा कि बड़ा दिल है कि उन्होंने हमें समय दिया है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपका ऑफिस जो है मुझे बहुत सही लगा है। मतलब जो Thank you आपने so अपने much. ऑफिस में स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट मिक्स करने की कोशिश की है वो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा है। और बिकॉज हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मुझे हमेशा लगता था कि साइंस वाले ही ज़्यादा फोड़ते हैं, पर जैसे जैसे लोगों से मिल रहा हूँ मुझे लग रहा है कि कॉमर्स वाले भी अच्छा करते हैं। तो सर मैं चाहूँगा एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि मुझे भी ज़्यादा जानने को मिले और हमारे व्यूअर्स को भी। ठीक है, मैं अंकित जैन हूँ। मैं आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. I have passed my chartered accountancy in 2014 from my Institute of Chartered Accountants of India. So I am like born and brought up in Dehradun only. I started my CA practice last 7 years ago. I started as a sole proprietorship in 2015 by the name of Jain Ankit and Company Chartered Accountants. Then slowly and steadily my team grew. I got more partners, more associates, and now we have this office at Racecourse Road where we are a team of like 25 plus members, and we are serving the clients pan India, not only in Dehradun, but we are serving from Jammu Kashmir to Kanyakumari. All over India we have the clients, and we have few global clients which we are serving on a normal basis. बहुत बहुत शानदार भैया। भैया मैं जो हूँ ना, मैं हूँ साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे कॉमर्स का इतना कुछ आइडिया है नहीं है। और मैं भले ही कितनी भी रिसर्च कर लूँ पर मैं उतना बता नहीं पाऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि सीए बनते कैसे हैं, मतलब कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कितना समय लगता है। आप अपना बताइए, आपको मतलब कि आपका अनुभव कैसा रहा इसको। तो CA जैसा कि है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इट इज़ जस्ट लाइक एन IIT फॉर अ साइंस स्टूडेंट। सो एक IIT की तरह ही कॉमर्स का जो बच्चा होता है 12th क्लास से जब निकलता है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, आइदर वो एक प्रोफेशनल कोर्स करे या फिर अपनी एक डिग्री ले, BCom, BBA या इस तरीके से करे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए सबसे पहले हमारे को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है हमारा, वहाँ से हमारे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है CA फाउंडेशन की, एक होती है CA इंटरमीडिएट की और एक होती है CA फाइनल की। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले होता है CA फाउंडेशन। CA फाउंडेशन इसको हम पहले कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते थे, CPT से कहते हैं। तो ये एक हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 4 एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसके अंदर हमें 100 मार्क्स लाने होते हैं, 50%। तो इसके बाद CA फाउंडेशन के बाद फिर आप CA इंटरमीडिएट में जाते हैं। CA इंटरमीडिएट में क्या होता है, CA इंटरमीडिएट पे आप हमारे आ जाते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल पेपर्स जिसमें सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 ग्रुप होते हैं हमारे। तो उन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, उसको हमें पास करना होता है। तो फिर हम आ जाते हैं CA फाइनल के अंदर। अब CA फाइनल और CA इंटरमीडिएट के बीच में एक लंबा गैप है। CA इंटरमीडिएट तो आप क्लियर कर लोगे 1 साल 1.5 साल के अंदर, बट CA इंटरमीडिएट से CA फाइनल के बीच में आपको पहुंचने के लिए 3 साल की अपनी करनी होती है इंटर्नशिप। तो 3 साल की आपको इंटर्नशिप एक CA के अंडर करनी पड़ती है। ये इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है आपके CA फाइनल एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर जो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखने को मिलते हैं एक CA ऑफिस में, वो आप कभी भी अपनी किताबों से या किसी गाइडेंस से नहीं सीख सकते। जो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे करने को मिलती हैं, प्रैक्टिकल क्लाइंट से बात करने को मिलती है, वो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत काम आती है आगे। क्योंकि अगर आप CA बन गए और आपने अपनी इंटर्नशिप प्रॉपरली नहीं करी है तो आपका CA बनने का कुछ ऐसा यूज़ नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ एक डिग्री मात्र ही होगी। तो आपको 3 साल अपनी इंटर्नशिप करनी पड़ती है और 3 साल की इंटर्नशिप जब ख़त्म होने में 6 महीने बचते हैं तब आप अपने CA फाइनल के एग्ज़ाम देते हो। तो CA फाइनल के एग्ज़ाम में भी जैसे CA इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, वैसे CA फाइनल के अंदर भी 2 ग्रुप होते हैं। इसके अंदर भी कुछ 8 एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उन 8 एग्ज़ाम को हमें पास करना पड़ता है और उसके बाद फिर हम फाइनली CA बनते हैं। इस बीच में भी हमारी कुछ ट्रेनिंग होती है, GMCS ट्रेनिंग होती है, ITT ट्रेनिंग होती है। ये हमारे इंस्टीट्यूट ने इनकॉर्पोरेट कर रखी है ताकि हमारा कोई एक प्रोफेशनल बॉडी है सर
कॉलेज तो है नहीं, ना कोई स्कूल है जहाँ पे हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है कि वो एक GMCS जिसे कहते हैं, जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें वो बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स हमें सिखाते हैं और किस तरीके से हमें बात करनी है क्लाइंट से, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सारी स्किल्स हमारे को सिखाते हैं। तो ये बीच में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं 15-15 दिन के, तो ये हमारे को करना होता है साथ में उसके। तो उसके बाद फिर फाइनली हम CA की डिग्री के लिए अपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। तो CA इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे को सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिलता है। तो पहले 5 साल तो हम कहलाए जाते हैं ACA, अच्छा, जिसे कहते हैं एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। 5 साल जैसे ही पूरे हो जाते हैं फिर आप अप्लाई करते हो फेलो मेंबरशिप के लिए, तो उसके बाद आप फिर फेलो मेंबर बन जाते हो। मुझे 7 साल हो गए हैं CA बने हुए, तो मैं इस वक्त फेलो मेंबर हूँ। 2 साल पहले तक मैं एसोसिएट मेंबर था। तो इस फेलो के बाद भी आगे कुछ होता है? नहीं, फेलो इज द लास्ट, मतलब फेलो के बाद आप फेलो ही रहते हो और कुछ नहीं रहते हो। जितना आपने लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है, मुझे हिसाब से लग रहा हूँ कि ये UPSC से भी ज़्यादा इसमें समय लगता है। अच्छा सर, क्या साइंस बैकग्राउंड के जैसे हम लोग हैं, क्या हम लोग भी CA बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मेरी वाइफ है, शी इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, वो CA है। मतलब फिर जब स्विच करता है आदमी तो उसको तो थोड़ा दिक्कत होती है? थोड़ा लगता है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको नंबर से प्रेम है, नंबर से प्यार है, आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो, मैं हमेशा सोचता हूँ इंसान को वो करना चाहिए जिसमें उसका पैशन है। अगर आपको हमारा कोर्स देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये पैशन है मेरे अंदर और मैं भी ऐसे फाइनेंशियल एडवाइस करूँगा आगे चल के अपने क्लाइंट्स को, तो आपको ज़रूर उसमें आना चाहिए। बट यू शुड हैव अ पैशन फॉर थिंग्स। जब तक पैशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। भैया ये जो CA है ना, ये इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, लाइक जो क्रीमी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका IT का हो गया, UPSC का हो गया। तो इस एग्ज़ाम को क्या चीज़ टफ बनाती है कि इसका लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब किस किस लेवल पे ये एक स्टूडेंट को टेस्ट करता है? देखिए इसके अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन तो मैं नहीं कहूँगा इतना, बिकॉज आप CA का कोर्स 4 इयर्स में अपना कर सकते हो। नॉर्मल BTech का कोर्स भी होगा, वो भी आप 4 साल में ही करते हो। पर ये इतना ज़्यादा, हाँ मतलब मिनिमम मैंने बताया, मिनिमम 4 साल है। तो इसमें टफ इसका ये करता है कि आपको एक तो एग्ज़ाम्स जो हैं वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, जो नॉर्मल आप अपने एग्ज़ाम देते हो BTech में या BBA में या कहीं पे किसी दूसरे कोर्सेज में, तो उसमें आप आराम से पास हो सकते हो, या आपके कोई बैक भी आ गए तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके पास 4 पेपर आपको देने हैं, 4 में आप 3 में पास है, 1 में फेल है, तो आपको फिर दोबारा से 4 पेपर देने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ रहता है कि एक जगह टफ ये हो जाता है अगर एग्ज़ाम नहीं निकलते किसी के, तो उसके लिए कंटिन्यू करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वही मैंने कहा, अगर पैशन है तो आप क्लियर भी इसे कर लोगे। आपके अंदर लिखने की अच्छी क्रिएटिविटी स्किल्स हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का अच्छा एक हुनर है, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम्स को पहले ही अटेम्प्ट में निकाल पाओगे। भैया मेरा ये मानना है, जैसे अगर मैं इंडिया में इंजीनियरिंग का करिकुलम देखूं तो मुझे नहीं पता ये लॉजिकल साउंड करता ही नहीं है, बट जैसे इंडिया का जो इंजीनियरिंग का करिकुलम है, मुझे लगता है कि जो दूसरी कंट्री में है वहाँ पे डिफरेंट होगा। तो जो एक इंडिया का CA है और जो फॉरेन कंट्री जो CA बन रहे हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटीज है या डिफरेंसेस है? आप थोड़ा बताइए। थोड़ा सा देखिए, यहाँ इंडिया में हम CA को CA कहते हैं, बाहर होता है CPA होता है और CFA होता है। CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और एक CFA होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो ये CPA इज लाइक USA में हम CPA कहते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो उनका CPA निकालना थोड़ा सा इजी रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो पासिंग है, रिजल्ट जो आता है वो रहता है 15 से 20% के आसपास करंट सिनारियो में। हाँ जी। अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे 4 से 5% तक रहता था। बाहर की बात करें तो बाहर का जो रिजल्ट परसेंटेज रहता है वो 50 to 75% के बीच में रहता है। तो वहाँ पे अगर बच्चा दे रहा है एग्ज़ाम तो उसके चांसेस ऑफ क्लियरिंग ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस है। बाकी अगर पढ़ाई की बात करी जाए तो जो सब्जेक्ट्स हमारे को यहाँ पढ़ाते हैं वही सेम सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाते हैं। जो जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं इंडिया में वही हमारी बाहर भी लागू होती हैं, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है बस। बट जो CA की वैल्यू इंडिया के अंदर है वो CA की वैल्यू बाहर भी और ज़्यादा है। मतलब किसी CPA की वैल्यू इंडिया में नहीं होगी, बट CA की वैल्यू बाहर USA में बहुत ज़्यादा है। तो हम इंडिया में बैठ के भी हम एक CA की USA की क्लाइंट की हम अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, उनको एडवाइजरी दे सकते हैं, हम करते भी हैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के। भैया ये जो आपने जो बताया, ये CA का एक्चुअल में रोल क्या होता है? लाइक हमें सीरियसली नहीं, मेरे को तो एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि CA का एक्चुअल जॉब क्या होता है। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कि आप नाम से ही देखो तो इट्स बेसिकली द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है। तो अकाउंटिंग प्रोफेशन, अकाउंटिंग मतलब ये नहीं है सिर्फ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर हमारी फाइनेंशियल एडवाइजरी आ गया, टैक्सेशन आ गया, ऑडिट हो गया हमारा, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम जिन पे डील करते हैं।
अब आप अगर बात करो स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है कंपनी का या टैक्स ऑडिट होता है, तो वो स्टैच्यूटरी ऑडिट टैक्स ऑडिट करने की जो पावर्स हैं वो सिर्फ एक सीए के पास है। ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन देयर बैलेंस शीट्स। हम बैलेंस शीट जब तक नहीं साइन करेंगे तब तक वो बैलेंस शीट मान्य नहीं होगी कि उसका ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे बड़ा रोल तो यहाँ पे सीएस प्ले करता है। अगर आपका बैंक का ऑडिट है, किसी भी कंपनी का ऑडिट, तो उसमें हमारे ही साइन लगते हैं। उसके बाद टैक्सेशन, हमारे को इतनी इंटेंस नॉलेज हम गेन करते हैं पढ़ाई करते हुए और अपनी इंटर्नशिप करते हुए कि हम इन पूरे जो टैक्सेशन लॉ है वो हमें पता होता है, तो हम टैक्सेशन एडवाइजरी करते हैं लोगों को, उनकी रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स टैक्स की ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ पे उनको टैक्स प्लानिंग में मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी प्रोफेशन में काउंट होती हैं। मतलब इट्स अ वास्ट सी जहाँ पे देर आर एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ द कैपेबिलिटी टू सॉल्व ऑल दोज सिवियर प्रॉब्लम्स जो कि आज नॉर्मल डे टू डे इंसान के पास आती है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सीएज हैं वो मतलब किसी भी कंट्री के फाइनेंस के एक बैकबोन की तरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स में सीए का क्या रोल रहता है, आप मुझे बताइए थोड़ा सा। अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब स्टार्टअप्स जो आजकल हैं इंडिया सडनली के वेव आई अंदर, है, बहुत तगड़ी वेव आई है। अभी अगर आपने मिस्टर पीयूष गोयल को हाँ, सुना होगा, उन्होंने तो अभी controversy 2022 में 10,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं अभी तक इन ओनली 7 months ऑफ टाइम। 10,000 स्टार्टअप्स, मतलब स्टार्टअप्स की ऐसी वेव आ रखी है। तो स्टार्टअप्स के लिए मैं बताना चाहूँगा सीए किस तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहले तो जो स्टार्टअप्स होते हैं वो नए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि उनको काम कैसे करना है, तो वो सीए के पास आता है। सबसे पहले हम उनको इनकॉर्पोरेशन में उनकी मदद करते हैं। इनकॉर्पोरेशन में मदद क्या कि इनकॉर्पोरेशन में हम उनको बताते हैं कि आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो क्या चीज़ करनी है। आपको इनकॉर्पोरेट आप एज अ कंपनी भी कर सकते हैं, एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, एज अ नॉर्मल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, एज अ सोल प्रोप्राइटर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज पर देयर बिजनेस। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्टार्टअप सिर्फ 3 चीज़ों को कंसिडर करती है, आइदर इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। इसके अलावा कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको स्टार्टअप कंसिडर नहीं करती है। तो हम पहले उनको एडवाइस करते हैं कि किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। उसके बाद उनके पास ट्रबल आती है कि किस तरीके से उनके अंदर शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो हम एडवाइस करते हैं कैसे आप शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर अपना रख सकते हो, कैसे आप उसके अंदर अपने ईसॉप्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किस तरीके से अपना शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट बना सकते हो। तो इस तरीके से हम उनको एडवाइस करते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेशन और ये हमारी प्लानिंग का पार्ट आता है जिसके अंदर। इसके बाद एक बार इनकॉर्पोरेट जब उनकी कंपनी हो जाती है तो हमारी भारत सरकार की स्कीम है जहाँ पे हम अपना स्टार्टअप रजिस्टर करा सकते हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर। तो उस स्टार्टअप इंडिया के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मदद करते हैं। उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होती है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट होता है पिच डेक। तो उनको हम पिच डेक बनाने में मदद करते हैं। पिच डेक कुछ नहीं होता, पिच डेक इज बेसिकली अ फोरकास्ट कि आपकी कंपनी क्या है, क्या करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। ठीक है, तो उस पिच डेक को बनाने के लिए हम उनकी मदद करते हैं। उसमें फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हमें करनी पड़ती है, वैल्यूएशन करनी पड़ती है कंपनी की, तो वो सब हम करके उनको पिच डेक के लिए देते हैं। तो वो उस तरीके से हम उनकी मदद करते हैं एक स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करवाने में। तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, उनका शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट हो गया, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया और उसके बाद उनका स्टार्टअप के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन उसमें भी एक और लास्ट में क्लॉज होता है कि आपका जो है वो 3 या 4 चीज़ें होती है जिसमें से आपका एक में फॉल करना चाहिए। जैसे आपका या तो स्केलेबल बिजनेस होना चाहिए। हाँ, तो उसके अंदर वो क्वेश्चन ही पूछते हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में कि आप बेसिकली अगर स्टार्टअप हो तो स्टार्टअप के लिए उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, आइदर आप वो टाइप के स्टार्टअप होने चाहिए या आप पहले से ही आप रजिस्टर्ड हो और आप अपने आप को स्केल करना चाह रहे हो, आप नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो या नया बिजनेस और उसके साथ जोड़ना चाह रहे हो, तो वो भी वो स्टार्टअप के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों क्लॉज होते हैं हमारे स्टार्टअप इंडिया के अंदर जिसके आप थ्रू रजिस्ट्रेशन लेते हैं। भैया आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है चाहे इंडिया का हो किसी भी कंट्री का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो हम जैसे कॉमन लोगों के लिए थोड़ा समझ पाना डिफिकल्ट होता है? देखिए, थोड़ा तो मैं कहूँगा इट इज़ डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सरकार ने बना रखा है इसको। बहुत सारे टैक्सेशन के लॉज हैं, रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं जो आम आदमी के उससे बाहर हैं। हाँ, तो समझ के बाहर हैं आम आदमी के बिल्कुल ही। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में कहूँगा, बट जैसा मैंने कहा आप एक सीए को रेफ़र कीजिए, सीए आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या करना है, तो वो हम बता सकते हैं। सर ये जो जैसे लेट सपोज मैं आपके पास आया हूँ तो आपके चार्जेस कैसे डिफाइंड होते हैं अपनी सर्विसेज को लेके?
चार्जेस आर लाइक कोई नॉर्मल सर्विसेज हैं तो हमारे उसके कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, और बाकी अगर कुछ हमारा चार्जेस, अगर मैं स्पेशली अपने ऑफिस की बात करूं तो वी चार्ज ऑन एन आर्ली बेसिस। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे स्टाफ जितना भी उस जॉब के ऊपर काम करते हैं, तो उन आवर्स के बेसिस पे हम फिर उनकी चार्जेस बिलिंग करते हैं। सर इंडिया में जो सीए की सैलरी है वो कितने से स्टार्ट होती है? देखिए सीए की सैलरी, अगर आप, मैं कैंपस प्लेसमेंट की बात करूँ, हमारे यहाँ पे आईसीआई में जब सीए बन जाते हैं तो उसका कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट में जो सैलरीज ऑफर होती है वो 4 लाख पर एनम भी होती है और वो 1 करोड़ पर एनम भी होती है। तो ये रेंज है सीए की सैलरी की। अब सीए के अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रोल्स होते हैं। कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब पे जाता है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग में जाता है, तो अलग अलग रोल्स की अलग अलग सैलरी पैकेजेस हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सर ये जो डिग्री है, मतलब मेरे को तो लगता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब क्योंकि एक तो यहाँ पे जो परसेंटेज है लोगों का वो कम है, मैं ये इंजीनियरिंग की तरह नहीं कि हर घर में है, तो मुझे लग रहा है कि ना लोग इसको एज अ बैकअप ऑप्शन भी रख देते हैं कि भाई चलो हमने अब सीए बन गए, अब इसके अलावा हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिग्री तो है जिसके बेस पे हमें जॉब मिल ही जाएगी। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई ईजी तो है नहीं डिग्री, तो इस चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन आपका कैसे आया? क्योंकि लंबा सफर नहीं है। मोटिवेशन क्या होता है, जब आप एक कॉमर्स स्टूडेंट होते हो, जैसे मैंने बताया, कॉमर्स स्टूडेंट 12th पास करने के बाद उसके पास बहुत कम चॉइसेस होती हैं। आइदर वो सीए करेगा, सीएस करेगा, सीएम में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए बेसिकली, या वो अपना बीबीए या बीसीए या बीकॉम इस तरह के कोर्सेज करेगा। तो जब मैंने भी 12th पास करा था तो मैंने भी सोचा था कि मैं अगर कॉमर्स लिया है तो किसी पर्पस की वजह से लिया है, तो आई विल ऑल्सो एनरोल माई सेल्फ फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। तो बीकॉम वगैरह तो चलता रहेगा साथ में, बट एक प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए साथ में, कि वो प्रोफेशनल कोर्स ही मेरी आगे का मार्गदर्शन करेगा। इसी हिसाब से साइंस वाले बढ़िया हैं। हम साइंस वाले कहीं पे भी घुसे, आप सोचिए कि हम सीए भी बन सकते हैं, तो ऐसा कौन सा फील्ड है जो हम नहीं कर सकते हैं? तो साइंस लेके बहुत फायदे हैं, और अमूमन लोग इसीलिए लेते हैं कि साइंस से बहुत सारे सेक्टर्स के डोर खुल जाते हैं, वो भी जहाँ पे कॉमर्स वाले जा नहीं सकते हैं, वहाँ तो बिल्कुल है ही हैं। सर एक छोटा सा मेरा सवाल था, क्योंकि सीए ही जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक जो वो पैसे का घुमाने वाला सीन रहता है, वो कौन लोग होते हैं और मतलब वहाँ पे पकड़े कैसे जाते हैं, थोड़ा वैसे बताइए। देखिए वो घुमाने वाला जो सिस्टम होता है वो जो होते हैं वो एक Shell स्पेशल companies ऑपरेटर्स बनाते हैं। होते हैं जो शेल कंपनीज वगैरह बना के वो टैक्स इवेजन करते हैं। हाँ जी। देखिए एक होता है टैक्स प्लानिंग हाँ और जी। एक होता है टैक्स इवेजन। एक टैक्स हार्वेस्टिंग करके भी कुछ होता है? नहीं, टैक्स हार्वेस्टिंग कुछ होता है। अच्छा। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन, आप सिर्फ 2 टर्म्स को समझो। हाँ जी। बहुत ही बॉर्डर लाइन है जहाँ पे टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन बन जाता है। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग में ये होता है कि हमारे लॉज हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखी हैं कहाँ पे आप अपना टैक्स बचा सकते हो लीगल तरीके से, तो वो होता है टैक्स प्लानिंग। और जब आप इलीगल तरीके से टैक्स को बचाते हो उसको हम कहते हैं टैक्स इवेजन। तो ये टैक्स इवेजन करने वाला जो तरीका होता है वही ये तरीका होता है जिसमें ये घुमाने वाला और ये अब, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो आज एज ऑन डेट हमारे जो लॉज हैं, हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो आज की डेट में ये सब काम बेसिकली अब बिल्कुल डिजिटल हो चुका है इंडिया। तो डिजिटल भारत में, डिजिटल इंडिया में ऐसा कुछ बहुत करना नामुमकिन है। एंड हम खुद भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि जो रूट आप लीगली कर सकते हो वो इलीगली आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो हम भी अपने क्लाइंट्स को वही करते हैं और हम टैक्स प्लानिंग की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं। भैया करने वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन लफड़ा ये है कि भारत में नहीं रुकते हैं। हाँ। फिर बोलते हैं बाहर, और बाहर से यहाँ पे ला पाना दिक्कत है। बट वो कुछ ही लोग होते हैं और जो हाईलाइट हो जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं, वही आते हैं। की बात सही है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। आपको याद होगा जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जैसे हम फ्रीलांसिंग स्पेस पे हैं, तो हम अगर मल्टीपल सोर्स से पैसे ले रहे हैं तो उनको कैसे पता चल रहा है इनकम टैक्स वालों को कि भाई ये लोग पैसे तो खूब छाप रहे हैं लेकिन ये वापस टैक्स नहीं भर रहे हैं? तो आपने जो रिप्लाई दिया था वो ये दिया था कि अगर सामने वाला ये फाइल करता है कि भाई मैंने इसको पैसा दिया है तो उनको पता चल जाएगा कि अरे ये तो होशियार बन रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कैश में बिजनेस करते हैं खाली, वहाँ पे क्या सीन बैठता है आपका? देखिए आजकल पहली बात तो कैश में बिजनेस जो कोई करेगा वो बैंक में अपना पैसा जमा कराएगा। हाँ। तो आजकल सरकार को पहले ही पता लग जाता है अगर कोई बैंक में ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराता है तो उसको वो अपनी बिजनेस इनकम दिखानी पड़ती है। और बैंक वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, बैंक वालों को भी गाइडलाइंस इशू हो रखी हैं कि इससे ऊपर अगर टैक्स जमा होता है या कुछ होता है तो वो रेड फ्लैग कर देते हैं उसे, और वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट डिपार्टमेंट के पास ली जाती है जिसके थ्रू वो उसको नोटिस भेज देती है।
अगर कोई कैश में काम कर रहा है, बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहा है, कैश ही कैश में सब कुछ चल रहा है और कहीं पे उसका एविडेंस ही नहीं है कुछ भी, तो उस केस में तो पकड़ना बहुत मुश्किल है उस चीज़ को। बट वो बिजनेस 0.001% होंगे इंडिया के अंदर जो ऐसा कुछ होता भी होगा। आजकल सारे बिजनेस के लिए डिजिटली हमारे को पेमेंट्स करनी बहुत ज़रूरी है और बैंकिंग चैनल्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोई बैंकिंग चैनल यूज़ करेगा तो वो वहाँ पे ही विल गेट कॉट इन दैट। मतलब अगर आप दिल्ली वगैरह जाएंगे तो वहाँ काफ़ी सारे ऐसे जो बहुत ही छोटे छोटे फूड स्टॉल भी है जिनकी करोड़ों में एनुअल इनकम है। तो मैं तब सोच रहा था कि क्या वो, देखिए वो अब हमारा जो इंडिया है डैट इज़ वेरी, जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, तो वो पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा। तो उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बेसिकली गवर्नमेंट रैंडमली किसी के ऊपर सर्च कर ले या किसी का एनालिसिस करे, किसी का वेरिफिकेशन करे, तो वो तब पकड़ा जा सकता है कि उसकी कितनी सेल हुई है, कितनी होनी चाहिए थी और कितनी उसने डिक्लेयर करी है। वैसे नॉर्मली अगर उसको देखा जाए तो वो जितना रिटर्न डिक्लेयर कर रहा है इनकम अपने रिटर्न के अंदर, उतनी ही उस गवर्नमेंट को पता चलेगी और उतनी ही ऊपर वो टैक्स पे करेगा। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये अपनी इनकम छुपा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट उससे उसके डॉक्यूमेंट मांगेगी, उससे कार्रवाई करेगी उसके साथ, और फिर उसे बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उतनी सेल जो उसने दिखाई है अपनी बुक्स के अंदर या अपने रिटर्न के अंदर वो जायज़ है या नहीं है। भैया मेरे दिमाग में अभी एक सवाल आया कि मान लो कि किसी का ब्लैक मनी पकड़ा जाता है, तो क्या उस ब्लैक मनी के साथ साथ उसके सीए के ऊपर भी कार्रवाई होगी? देखिए अगर उस सीए ने उस ब्लैक मनी को बनाने के लिए उसकी मदद करी है कहीं ना कहीं से, नहीं क्योंकि बैलेंस शीट में तो लास्ट सिग्नेचर आप ही का होता है। बिल्कुल। अगर देखिए पहली बात तो बैलेंस शीट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। तो सीए जो होता है वो सिर्फ डेटा लेता है मैनेजमेंट से और उस डेटा के बेसिस पे वो अपनी साइनिंग करता है या अपनी सिग्नेचर्स करके ऑडिट करता है उसको, ठीक है। तो कहीं भी हमारी एक सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि वो सीबीआई की तरह उसको जांच करे कि उसने ये पैसा काले धन के रूप में कमाया है, इलीगल सोर्सेज से कमाया है, कैसे कमाया है। तो हमारे ऑडिट में भी एक लिखा हुआ है एक बार कि ऑडिटर्स आर वॉच डॉग्स, दे आर नॉट ब्लड हाउंड्स। तो हम सिर्फ वॉच डॉग हैं, हम देख सकते हैं कि सही तरीके से ट्रांजैक्शन हुई है, सही तरीके से कंप्लायंसेस हुई हैं, सही तरीके से लॉस को फॉलो करा है नहीं करा है। बट ये देखना कि वो पैसा ट्रांजैक्शन उसने किस तरीके से करी है, कोई गलत तरीके से करी है, वो देखना हमारा काम नहीं है उसका। बिल्कुल सही बात आपने कही भैया, और मेरे को लगता है कि ये बड़ा ही एक क्रिटिकल प्रोफेशन है। भैया एक और मैं चीज़ आपसे जानना चाहता था कि जैसे आपको तो अब काफ़ी साल हो चुके हैं, तो इसमें जैसे 2 सीएस हैं, तो उसमें हम, क्योंकि मैंने जब थोड़ा बहुत पढ़ा है कि सीएस को अपने प्रोफेशन का प्रमोशन करना अलाउड नहीं, ये क्यों है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए सीए हो गए और जो भी लॉयर्स भी प्रोफेशनल्स हो गए, लाइक लॉयर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स भी हो गए, तो ये इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस होती हैं जस्ट बिकॉज कि हम एक प्रोफेशनल्स हैं, हमें अपनी मार्केटिंग करनी अलाउड नहीं है। बेसिकली वी कैन नॉट मार्केट आवरसेल्व्स, वी कैन नॉट पेड एडवर्टाइजमेंट या बहुत सारे हमारे एथिक्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट हमारे को अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरीके से अपने आप को प्रमोट करो। इसके एक रीज़न ये है कि कंपटीशन ज़बरदस्ती का ना खड़ा हो इस चीज़ के लिए, और स्मॉल सीएज हो, मिड साइज सीएज हो और बड़े सीएज हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे हो, और जो बेटर सर्विसेज जिसको प्रोवाइड करेगा, जो ज़्यादा अच्छे से क्लाइंट केयर करेगा, क्लाइंट उसके पास जाएगा। भैया आपने तो टैक्सेशन सिस्टम को बड़ी डिटेल में पढ़ा, आपको लगता है कि इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम आइडियल है? देखिए हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक कॉमन मैन के हिसाब से कह रहे हो या आप अपने हिसाब से भी कह रहे हो? हम भी अगर अपने आप को देखें, हम भी पढ़ते हैं टैक्स को, तो देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्शंस, लॉट ऑफ प्रोविजंस, दुनिया भर की चीज़ें हैं। हमने भी, अगर मैं खुद भी बोलूँ तो मैंने भी 70-80% टैक्स पढ़ा होगा अपने पूरे 7 या 10 साल मान लो, जब से मैंने सीए कोर्स स्टार्ट करा है अपना। 20% मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज इट इज़ सो ह्यूज। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोविजंस। आपका बजट आता है 1 फरवरी को, उसके अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट्स आती हैं। वो बजट का जो अमेंडमेंट बिल होता है, फाइनेंस बिल जो होता है, वही इतना बड़ा होता है। एवरी डे देयर इज सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट इन द टैक्स लॉ। हमने जो पहले पढ़ा था वो छोड़ के हमें नया पढ़ना पड़ता है, पुराना भुलाना पड़ता है और नया याद करना। मतलब आपको भी टाइम के साथ अपडेट रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो अभी इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कोड करके एक आने वाला था पिछली सरकार में, बट जब सरकार चेंज हुई तो वो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो है वो वहीं के वहीं थमा रह गया। अगर वो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल आता है तो हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है टैक्सेशन सिस्टम में वो दूर हो पाएगी। और ये जो जीएसटी के थ्रू ये जब हुआ, इससे कुछ फ़ायदा आपको लगता है?
देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये एक तो हर चीज़ में लग गया टैक्स है। पहली बात तो हम पहले वैट रिजीम में थे, हाँ जी, हम एक्साइज रिजीम में थे। अब एक्साइज और वैट को हटा के वो जीएसटी लेके आए हैं। तो जितने भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको मर्ज करके एक सिस्टम, एक कॉमन टैक्स जिसे कहते हैं जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, उसको वो इंडिया में लेके आए हैं। तो जीएसटी इंडिया में बहुत लेट आया और ग्लोबली बहुत सारी जगहों पे बहुत टाइम पहले ही आ चुका था। तो जीएसटी आने से बेसिकली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जो स्मॉल रिटेलर है या स्मॉल टैक्स पेयर है और बड़ा टैक्स पेयर है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे है। मैं यहाँ बैठ के अगर मुंबई के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता हूँ तो मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा और मैं अपना काम कर सकता हूँ। पहले क्या था, पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी, तो एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, मेरे को सिर्फ वैट का क्रेडिट मिलता था। अब क्या है, मेरे को डायरेक्ट जीएसटी का पूरा बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके अंदर मेरे को पूरी एक्साइज ड्यूटी, पूरा वैट, सब चीज़ों का क्रेडिट मेरे को एक साथ मिल रहा है यहाँ पे देहरादून में बैठ के। तो ये जो बॉर्डर्स क्रिएट हो रखे थे स्टेट के बीच में, वो सब बॉर्डर्स को ख़त्म करके अब ये जीएसटी आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा टैक्स है, लेकिन अभी भी लोग इसको समझ रहे हैं और हम सब प्रोफेशनल से बिलीव करते हैं कि जीएसटी आने वाले समय में एक और भी ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए, एक रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बहुत मदद करेगा। भैया एक बात मुझे बताओ कि जब आपने सीए का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा तो उस दिन आगे फीलिंग कैसी थी? मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जैसे घर में आए थे रिपोर्टर, अरे मैं तो कुछ कर नहीं रहा था और निकल गया मैं टॉपर? नहीं, सीए की जब मेरा रिजल्ट आया था मुझे याद है, इट वाज 8 अगस्त 2014। अच्छा। तो दिन में 12-1 बजे के तब मैं आया था, 11th क्लास में था। तो उस टाइम पे रिजल्ट आया था, तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था अंदर अंदर, मन तो मतलब ये था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बट ये एक्सपेक्टेड था मेरे कितने अच्छे नंबर आएंगे मेरे। मतलब वो थोड़ा होता है कि आई वॉज बीइंग मॉडेस्ट कि हाँ यार इतने नंबर तो नहीं आ सकते, आ गए थे। तो आप पहले से ही पढ़ने में तेज होंगे? नहीं, पढ़ने में तेज नहीं, मैंने फिर वही बोला तेज तो सब होता है, नंबर से पैशन चाहिए, सिर्फ पैशन चाहिए। क्योंकि आप पैशन की, हाँ यार मेरे को क्लियर करना है, मेरे को सीए बनना है, सीए करने के बाद मेरे को ये करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप यूट्यूबर हो, आपके अंदर पैशन है, आप अपनी वीडियो शूट कर रहे हो, मेरे को आप बोलो कि यार ऐसे करके मैं पॉडकास्ट लूँ, मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे अंदर पैशन नहीं, आपके अंदर पैशन है, आप करोगे वो चीज़। ये तो आपने टेडेक्स वाली पिच मारी। भैया एक बार मुझे बताना, जैसे सीरियस नोट कि जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया और जैसे सीए हो गया, ये ऐसे प्रोफेशन है जो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं। तो इन जो प्रोफेशन को जब हम परस्यू करने का सोचते हैं तो ये हमारे से बहुत कुछ छीन लेते हैं। जैसे जो जवानी के दिन तो होते नहीं, मतलब कि वो जो टाइम होता है ना जब दूसरे लोग चिल आउट कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, तो आपको लगा कि जब आपने यहाँ तक पहुँचे तो आपका कुछ लॉस भी हुआ है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो कहावत बहुत सच है। सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है और बहुत लोगों के साथ भी होती है। जब मैं अपने सीए फाइनल्स की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे याद है 2 महीने मैंने अपना, जो मेरे पास उस टाइम स्मार्टफोन हुआ करता था 2014 में, मैंने उसको तो बंद करके रख दिया था और मैंने एक छोटा सा जो कीपैड वाला फ़ोन होता है वो यूज़ कर रहा था अपने पूरे 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने जो भी मैंने उसमें फेसबुक चलाते थे? नहीं, फेसबुक कुछ भी नहीं था उस टाइम, जो भी सोशल मीडिया हुआ था सब कुछ बंद था, मेरे पास सिर्फ कॉल्स आते। तो आपने एग्जाम से 2 महीने पहले छोड़ा? हाँ, 2-2.5 महीने पहले मैंने सब छोड़ दिया। 2-2.5 महीने से पहले नहीं छोड़ सकते बिकॉज इंटर्नशिप कर रहा था। हाँ जी। तो इंटर्नशिप के टाइम पे मेरे को स्मार्टफोन की ज़रूरत थी बिकॉज उस टाइम पे मेरे को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती थी, क्लाइंट्स के कॉल आते थे, डॉक्यूमेंट्स आते थे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उस टाइम ज़रूरत पड़ती थी उसकी। बट जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी तो उस टाइम पर मैंने अपना फ़ोन साइड करके सिर्फ मैंने एक छोटा फ़ोन ले रखा था जिसके थ्रू मैं किसी से बातचीत करनी है, कुछ करनी तो वो मैं करता था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, 2 महीने बिल्कुल बंद होकर पढ़ाई की है, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे तक पढ़ाई करी है। तो देखिए कुछ 2 महीने की मेहनत, 2 महीने की स्ट्रगल आपको कामयाब कर सकती है, तो क्या बुरा है उस चीज़ में? ये तो कहने की बात है, लोग 8-8 साल लगाते हैं, आप 2 महीने कह रहे हो। तो वही चीज़ है जो फैक्ट है वो है, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ फन से, एंटरटेनमेंट से, बट जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो फिर आपके लिए बहुत कामयाबी लाता है। भैया ओवर द टाइम जैसे आप तो देखते होंगे यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं जो बनने वाले हैं सीए, जो एग्जामिनेशन का तरीका है, जैसे पहले आईआईटी के टाइम में, हमारे टाइम पे क्या तो वो चेंज हो चुका था। पहले आईआईटी का अलग एग्ज़ाम होता था और आपका AIEEE का अलग होता था। तो क्या आपका देख रहे हो कि आपने कि सीए का एग्ज़ाम भी इवॉल्व हो रहा है? हाँ, बिल्कुल इवॉल्व हो रहा है। अगर मैं आपको आज की बात बताऊँ, आज के टाइम की बात बताऊँ अगर, तो सीए का पूरा जो करिकुलम है वो चेंज होने वाला है।
तो अभी हमारे जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल निकाला है जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने पूरा कोर्स का करिकुलम चेंज कर रखा है। ओपन बुक एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं। एक ओपन बुक एग्जाम तो था ही अभी से फाइनल्स के अंदर, और अब और ओपन बुक एग्जाम आने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं जहाँ इंटरनेशनल एग्जाम्स जिस प्लेटफॉर्म पे होते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं। भाई सीए करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही हो सकता है कि एक क्रीमी लेयर एक प्रोफेशन है, लाइक जो टॉप के जो प्रोफेशन होता है उसमें यह काउंट होता है। तो आपको भी ऐसे ही कुछ था? ये भी होता है, मतलब कि एक प्रोफेशन तो है ही, खर्चा करने की हो जाती है फिर। मतलब देखिए सीए जो उसने स्ट्रगल करा है पढ़ाई में, इंटर्नशिप में, वो सारा का सारा उसका स्ट्रगल और उसकी मेहनत उसकी प्रैक्टिस में दिखती है फिर। तो एक होता है कि आप जब फिर स्टैंड करते हो क्राउड के बीच में तो फिर आपको एक अलग सी एक पहचान मिलती है, आपके अलग जो लोग होते हैं वो आपको अलग नाम से पुकारते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सीए प्रीफिक्स लग जाता है नाम के आगे। हाँ। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, और वो भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि सीए तो मतलब लोग देखते हैं अच्छा प्रोफेशन है, सम्मान से लोग देखते हैं। भैया एक बात मुझे बताइएगा कि जो पर्सनल फाइनेंस होता है वो जो तो काम आदमी के लिए होता ही है, उसमें भी सीएस का काफ़ी रोल रहता है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास पर्सनल फाइनेंस के बहुत केसेस आते हैं, लाइक जो टैक्स बचाने के कैसे? हाँ, जैसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, सैलरीड क्लास वाले मेरे को ज़्यादा फ़ोन करते हैं कि मेरा इतना सीटीसी है, मेरा 10 लाख रुपए सीटीसी है और इन हैंड मेरे को सिर्फ 6-7 लाख रुपए आ रहा है। तो उनको पता ही नहीं होता, उनका 3-4 लाख जो टैक्स जो कट रहा है वो किस बात का कट रहा है। वो मेरे को बोलते हैं यार अंकित मेरे एचआर ने मेरे इतना टैक्स काट लिया, मेरे हाथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है यार, कुछ बचाया टैक्स किस तरीके से बचा सकते हैं। तो रोज़ाना मेरे पास इस टाइप की कॉल्स आते हैं। तो उसमें यही होता है कि हम उनको एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से टैक्सेशन के अंदर एग्जेम्पशंस हैं, अलाउंसेज हैं जो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे सपोज एटीसी की अलाउंस होती है जिसके अंदर आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो, एनपीएस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, हाउसिंग लोन का होता है। तो ये आप सारी एग्जेम्पशंस अलाउंसेस जब अपनी लेते हो तो आपका टैक्स बहुत कम हो जाता है। तो हम उस तरीके से उनको एडवाइस करते हैं और उसी की बेसिस पे वो अपने एचआर को कम्युनिकेट करके अपना टीडीएस जो उनका सपोज 50,000 महीना कट रहा है तो वो 20,000 या 10,000 महीना रह जाता है। कई लोग तो अपना टैक्स बचाने के लिए अपने माँ बाप को ही किराया देते हैं। मेरे ख्याल से आपको टैक्स बचाने के 72 तरीके टाइप बुक निकालनी चाहिए। वैसे आने वाले टाइम पे कोई ना कोई करेगा ही। वैसे ये कर सकता है कोई? नहीं, ऐसा वो कुछ होता नहीं है करने वाला। ऐसे आर्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। ये लीगल है सब चीज़ से, मैंने आपको पर फिर भी अगर प्लानिंग तो ये आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे कि हाउ कैन आई सेव माय टैक्सेस ऑन माय सैलरी इनकम, तो आपको बतेरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंटरनेट। फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। हाँ, कॉन्फिडेंस आने वाली बात अलग है, बट आप रेफर कर सकते हो लॉ को, वो सिंपल लॉ है। तो आप एक बार देख के उसमें आप रेफर कर सकते हो उन सारे उन सारे जो उन्होंने प्लानिंग के सारे आइडियाज़ बता रखे हैं, तो आप देख सकते हो। बाकी उसके पहले सीए तो है ही, आप सीए के पास आके आप कंसल्ट कर सकते हो। फिर वो पैसे भी तो लेंगे। देखिए आपका टैक्स अगर बच रहा है इतना सारा तो यू शुड नॉट माइंड पेइंग। मतलब कम से कम सीए करने का एक फ़ायदा तो है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, वो तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मैं चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से हमने लगभग सारे ही टॉपिक कवर कर लिए। बाकी जो बच्चे होंगे उनको हम फिर कभी कवर करेंगे भैया के साथ ही। और भैया ने बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ कि सीए के साथ बैठना और उनसे टाइम लेना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बिजी होते हैं। तो भैया आपने पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वाकई में बहुत समय दिया, और आज तो बरसात भी हो रही थी तो फिर भी भैया ने कहा कि आओ काम करें, और मेरे को वाकई में बहुत अच्छा लगा। और आपका व्यवहार भी अच्छा है, और ऑफिस को तो मैं तारीफ कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। और हाँ, फिर मिलेंगे भैया एक और दूसरे पॉडकास्ट में। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल फाइनेंस। 100%। जो जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो वो हम ऐसे ही दिलवा देंगे भैया से टिप। 2-4 भैया टिप्स बता देंगे और भैया फिर बिल्कुल 100%। तो भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने में, और फ्यूचर में भी करेंगे। आई लव हेल्पिंग न्यू स्टार्टअप्स, और उनको एडवाइस देने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हम इस टाइप से बात करेंगे, तो होपफुली लोगों को मज़ा आएगा और उनको कुछ एडवाइस मिलेंगे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। भैया आज से हमारे ऑफिशियल सी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, और इसी तरह हम आगे भी कोलैबोरेशन करते रहेंगे। बिल्कुल। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई सवाल हैं तो मेक श्योर आप कमेंट करें, और हाँ इसी तरह देखते रहें वीडियोज़ को हमारे, और आई विल सी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन अपना ख्याल रखें और अपनों का भी।